नमस्कार दोस्तों, CSP में आप सबका स्वागत है। एक नई वैकेंसी आया है बिहार में ANM का। मैं उसी का रिव्यू कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। अब न्यू चैनल, जो भी चैनल पे न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एक नया वैकेंसी आया हुआ है। ये जो वैकेंसी आपको है, ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो आपको जहाँ से निकलता है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। इसकी जो आपको विज्ञापन संख्या है वो 8/2025, यानी इससे पहले 7 को निकल चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो निकला है, जो वैकेंसी की संख्या जो है वो आपको लगभग आपको 5000 है। हाँ, 5006 है, लेकिन ये सब के सब आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है, इसमें कोई पे ग्रेड नहीं। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसकी जो सैलरी है वो 15,000 है, और कुछ है नहीं। अब सरकार का विडम्बना ये है, या फिर जो कहिए कि ANM वाले को दिक्कत ये है कि लगभग शायद 2021 या 22 में निकला था 10,000 सीट, है ना। उसके भी फाइनल ज्वाइनिंग हुआ नहीं है। अब सरकार है जो कि नया रेगुलर वैकेंसी कैसे निकलेगा, जब एक क्लियर हुआ ही नहीं, दूसरा कैसे निकालेगा। लेकिन निकालना चाहिए कि CHO वाला क्या होता है, क्लियर होता नहीं कि दूसरा को कहा जाता है हर 6 महीना पे CHO जो JNM भरता है, तो उसी तरह से काम करना चाहिए, वो उसको जल्दी से क्लियर करा के ये कराना चाहिए। लेकिन नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। फिर अब बताए, एग्जामिनेशन दोनों होता है। CBT आप एग्जामिनेशन लीजिएगा, इसमें भी लीजिएगा और उसमें भी लीजिएगा, तो फिर कोई ये क्यों दे, ये क्यों सेटिस्फैक्शन करे। और ये सिर्फ 1 ही ईयर का है। ठीक है, अगर आपको सेवा अगर अच्छा मिलता है तो फिर ये 6 साल के लिए बढ़ेगा, और लेकिन अभी फ़िलहाल आपका 1 ही साल का है, और फिर ये बढ़ेगा, आपको इंक्रीज करके 6 साल करेगा। अब जब CBT आप एग्जामिनेशन ले ही रहे हैं तो फिर आप रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए ना। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या करते हैं, 15,000 में आज की महंगाई में क्या हो रहा है बताइए। अगर 15,000 ये करवे किए तो इसको 40,000 करते तो मानते। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते तो इतना आप कम से कम एक स्टाफ को इतना तो अच्छा दीजिए, ताकि वो सही से लेने के बाद ईमानदारी से काम करे। लेकिन फिर अब जब 15,000 में से कुछ नहीं होगा तो फिर पब्लिक को ही परेशान करेगा, फिर पब्लिक काफ़ी को कोसेगा। काहे को गवर्नमेंट चलाते हैं। अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हैं कि क्या महंगाई है, क्या क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए, क्या नहीं। सिर्फ जे मनते हैं जो कि अलर बलर डाल देते हैं कि 15,000 20,000। अरे आज के डेट में अब 30,000 से कम का कोई बच्चा अपना कैसे पढ़ा पाएगा, काम कर पाएगा। तो कम से कम तो ये 30,000 होना ही चाहिए। अब जब आउटसोर्सिंग वाले को आप 28,000 कर दिए, तो कौन बेस पे आप 15,000 सिर्फ रुपया निकाले हैं कि आप CBT एग्जामिनेशन दीजिए, डॉक्यूमेंट सब प्रेजेंट करिए, आप उसके बाद आप 15,000 सैलरी पाइए। जब आउटसोर्सिंग वाले को आप 28,000 कर दिए हैं, तो इसको भी तो कम से कम 28,000 प्लस होना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 40,000 आपको होना चाहिए कम से कम। इतना से कम तो होने की बात ही नहीं। खैर, आप लोग अगर जाते हैं तो आवाज़ उठाइए, ठीक है, इसकी सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाए। ये 15,000 गोडागिरी खेलें। अब स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी जो निकला हुआ है आपको, ये वैकेंसी आपका विज्ञापन संख्या 8 पे है। कहाँ कहाँ से जो निकला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति NHM के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब ये बच्चों वाला जो कार्यक्रम है उसके तहत, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता है आपको, वही जो हर जिले में एक सरकारी गवर्नमेंट होता है, उसी को बोलते हैं। अतिरिक्त उसके अलावा और छोटा छोटा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खुले हैं, शायद अभी हर जगह पे एक सरकार है जो कि खोला है, क्या, एक प्राइमरी खोला है, मैंने कि यूनिट के रूप में। ठीक है, तो वहाँ पर आउटसोर्सिंग के तहत भरा दिया गया है, और आउटसोर्सिंग के तहत भर दिया गया। और उसके साथ भी शायद आप लोग को है जो कि उसमें एक आदमी को जो ओरिजिनली चलता है रेगुलर बेसिस पे, एक आदमी को GNM, एक आदमी को ANM चलेगा। शहर में तो हुआ था कि जहाँ भी छोटे छोटे जगहों पर 10 बेड अब 15 बेड का है जो कि हॉस्पिटल हर छोटे छोटे जगहों पे खोल दिया गया है। तो ये आउटसोर्सिंग पे ये काम चल रहा है, जहाँ पर एक डॉक्टर बैठता है, एक GNM और एक ANM, बाकी जो स्टाफ हो गए वो सब
आउटसोर्सिंग के तहत ये फुल कर दिया गया है। तो हमारे जो चैनल है वो मैं जो रेगुलर यानी कि जो परमानेंट जॉब आता है और आउटसोर्सिंग पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है, मैं सबके बारे में बताता हूँ। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो सुविधा है उसमें आप जाके इन्वॉल्व कर लीजिए। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य NUHM के अधीन शहरी, अभी शहर वाला है, शहर प्राथमिकता केंद्र एवं जैसे PMCH हो गया, ये सब हो गया, NMCH। राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये उपकेंद्र का मतलब ये हुआ छोटे छोटे जगह जगह पे खोला हुआ, वो जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ता एवं सफल संचालन है ANM की संविदागत रिक्त पद एक मुफ्त, मैंने कि 15,000 सैलरी आपको जो बता रहे थे वही आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पदों की संख्या क्या है। चलिए इतना तक के तो देख लिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 15,000 सैलरी मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या है। ये ANM है, ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज है, UR है, EWS है, SC ST OBC BC और WBC। अब होता है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 4% दिव्यांग का है ना, PH कैंडिडेट का 4% और 2% है जो कि आपको स्वतंत्रता सेनानी का है ना, फ्रीडम फाइटर का, ये आपका अलग से दिया हुआ है। ठीक है, जिसका पोता पोती नाता नाती के दे आरक्षण सहित है। ये आप अपना देख लीजिए सीट कितना है टोटल आपको ANM है यानी कि HSC में हायर वाला में ये आपको 4,197 है। इसमें UR का ये होता है, EWS का 10% आरक्षण है, SC का फिर है, ST का है, EBC का है। EBC का सबसे ज़्यादा है, ये तो UR के बाद सबसे ज़्यादा यही है। अच्छा, फिर BC और EBC में होता क्या है, BC और EBC हो गया। ठीक है, ANM ये बालका वाला हो गया। तो इसमें टोटल की संख्या 510, 224 ये EWS SC ST EBC BC और BC वुमेन। ANM शहरी वाले 123, UR EWS 25, SC ST EBC BC और ये टोटल 299, टोटल हो गया 5,006। आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिप्लोमा 2 years फुल टाइम इन एक्सिलरी नर्सिंग विद मिड बाय फ्री ANM ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी नेसेसरी। ये वाला पॉइंट आप सबसे ज़्यादा रखिएगा, ये वाला जो ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पास भी कर दीजिएगा और ये नहीं रहेगा तो आप लोग को बाहर कर देगा। जो भी अदर स्टेट से करते हैं उनको ला के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सचिवालय से। अब वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शायद ये 2018 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो 11,000 रुपया दे रहा था उसमें जब हो रहा था तो उसमें लगभग 8 से 9% ऐसे थे जो कि बाहर से तो करवा लिए थे, एग्जामिनेशन CBT पास भी कर लिए, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, हुआ नहीं क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन उनके पास था नहीं। कुल जब वेरिफिकेशन करा के आ रहे थे तो रोते हुए आ रहे थे। बात रोने वाली बात तो है, एक छोटा सा चीज़ों के लिए आप बाहर एग्जिट कर दीजिएगा। लोग कितना मेहनत करके CBT पास करते हैं, CBT में कितना कंपटीशन है वो तो पास करने वाले जानते हैं। और उसके बाद फिर ये अगर एक कागज़ के कारण आप बाहर कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत है। वो उससे वैसे कागज़ जिसका कोई महत्व है नहीं, आपने जो मांगा वो तो दिया। पहला बात कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हम सेवा कर सकते हैं। अब किस वजह से छाड़ देते हैं, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर आप सचिवालय जाइएगा तो यहाँ से वहाँ नचाएगा, वहाँ से यहाँ नचाएगा। ठीक है, खैर अब तो सब सुविधा सही कर दिया है। अब फॉर्म भरिए और 7 दिन के अंदर में वो रजिस्ट्रेशन आपको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए, जो कट ऑफ का मतलब जो 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त तक के आपके पास कार्य अनुभव कितना है, 1 साल किए हैं, 2 साल। अब कार्य अनुभव के बारे में बताते हैं कि ये कार्य अनुभव क्या कैलकुलेट करेगा। योग्यता आपका ANM होना चाहिए, जो मैट्रिक पास हुआ है ANM होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता आपको होना चाहिए। एएनएम का सर्टिफिकेट प्लस वो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वो भी होना चाहिए। आयु सीमा जो बड़ा बताया जाएगा वो। अब आयु सीमा के बारे में क्या कहता है कि अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस महिला जो 40 साल होना चाहिए, बीसी और ईबीसी महिला 40 साल होना चाहिए, और एससी एसटी महिला 42 साल होना चाहिए। ठीक है। और कम से कम एज होना चाहिए यहाँ पर 21 साल। अधिकतम तो बता दिया कि 40, 40 और 42, लेकिन मिनिमम होना चाहिए 21 बरस। कोई अगर मिनिमम 18 बरस है तो वो नहीं, उसका नहीं चलेगा। और 21 बरस से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए वो इतना तारीख को, यानी कि 1 अगस्त से पहले 1 अगस्त तक। ठीक है। आपको 21 बरस से कम आपको होना चाहिए। 21 बरस 1 दिन, 21 बरस 2 दिन अगर रहेगा आप फार्म भर दीजिएगा। और उस समय तक आपके पास में हाथ में सर्टिफिकेट सारा होना चाहिए। आगे और देखते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो दिव्यांग हो गए, ठीक है, यानी कि पीएच जो कैंडिडेट है जिनका आपको 4% जो आरक्षण ले रहे हैं उनको 10 वर्ष की छूट दे रहा है ना। वो किसी भी कैटेगरी का हो, उनको 10 वर्ष। अगर आप सामान्य में है तो 40 प्लस 10 कर लीजिए, और एससी ये ईबीसी और बीसी में है तो 10 कर लीजिए, और एससी एसटी में तो इसमें भी 10 कर लीजिए। यानी कि ये 52 हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम आपको जो एज होना चाहिए वो 21 साल ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो 5% जो आरक्षण दे रहा है वैसे कर्मचारी है ना, वैसे कर्मचारी जो बिहार में ऑलरेडी वर्क कर रहे हों। ठीक है। और उनका न्यूनतम मैंने एएनएम किए हुए हों प्लस ये, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको 5 साल का छूट और अधिक मिला हुआ है। ठीक है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको 5 साल का छूट मिला हुआ। अब एक्सपीरियंस क्या कैलकुलेट करता है वो आगे के वीडियो में बताते हैं आगे के, है ना। यानी कि ये 45 हो जाएंगे, यही 45 और ये 47 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें तो क्या बताया कि है ना, उम्र तिथि की गणना कैसे किया जाएगा वो तो ही बता ही दिए कि 1 तारीख से आपको है ना 1 अगस्त से आपको क्या जाएगा उम्र की सीमा। चलिए सारा बता दिया गया कि छूट की अधिकतम सीमा कैसे क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो है अब इस वेबसाइट पे जाके है ना sh.bihar.gov.in पे आप जाके आप ये चीज़ एडवर्टाइजमेंट को निकाल सकते हैं, यहीं से फार्म भी भर सकते हैं। आप अपने जितने भी शर्त है वो आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैं PDF जो डाउनलोड किया मैं भी यहीं से डाउनलोड किया हूँ। और ये ठीक है। अब देखिए वैसे अभी देख जो अन्य राज्य से है ना निबंधित हों वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले को भी अलाउ है, अदर स्टेट वाले को अलाउ है। ठीक है। अब क्या अलाउ है उसमें देखो, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंध परिसर BNRC ये जो काउंसिल है, ठीक है, पटना से निबंधित होना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाले जो लास्ट पेज वाले बोला कि उस काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, वो रहना चाहिए। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उस वहाँ पर जो सचिवालय होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करिएगा, तब भी आपको उचित होगा। तो रजिस्ट्रेशन 7 दिन में 3 दिन में आ जाता है। आप अगर बाहर बिहार के बाहर अगर देख रहे हैं एएनएम किए हुए डिग्री तो आराम से फार्म भरिए। उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी लगाइए, जो भी आपके पास है इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार लगाइए। लेकिन ये जो आपको जो बिहार सचिवालय में आपके बिहार सचिवालय पटना में आके आप ये काउंसिल में आपको निबंध है ना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उक्त परिषद से निबंधित नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आस पर एक शपथ पत्र, ठीक है, अगर बाहर भी हैं तो क्या कहता 100 रुपीज़ के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, है ना। वो प्रमाण पत्र को सत्यापित काउंसिल के समय बिहार परिचारिका निबंधन BNRC पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। उक्त निबंधन के प्रमाण पत्र अनुपलब्ध की स्थिति में उनकी अभिपात्रता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। अगर ये जो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर BNRC में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आसपास का जो है कोर्ट
है ना, सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट में 100 रुपया जाइए और वहाँ पर हाफ डिपिट करवा लीजिए, ठीक है। वो बताइएगा तो हाफ डिपिट वो कर देगा, वो हाफ डिपिट कराइए या ये चीज़ प्रमाण दिखाइएगा तो हाफ डिपिट करवा देगा, और उसको आपको काउंसलिंग के टाइम में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अदर स्टेट वाले हैं, आउट ऑफ बिहार के हैं, आप फार्म भरिए, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को भी सुविधा दे दिया गया है। अब एग्जामिनेशन फीस कितना लेगा जो देखते हैं, ठीक है, कि एग्जामिनेशन फीस क्या लेगा। अब है ना, रजिस्ट्रेशन का तिथि क्या है, 14 अगस्त से आपको, यानी कि मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट होगा, और ये 28 यानी कि 14-14-28 यानी कि आपको लगभग 14-15 दिन आपका टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम है नहीं। 14 से 14 भी जिनके जिनके पास जो है वो अपना अपना डॉक्यूमेंट को जो कि अरेंज कर लीजिए। नहीं है किसी को है जो कि छोड़ दिए हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो फटाफट आइए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपने कॉलेज से जैसे भी होता हो वो करवा लीजिए। अब ये क्या है, संविदा के आधारित 11 माह के लिए किया जाएगा, है ना, यानी कि लगभग आपको 11, ऐसे 1 साल का होता नहीं, 12 महीना का अब कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं होता, जहाँ भी होता है वो 11 महीना का ही होता है, ठीक है। ये खत्म हो गया, ऊपर से हो गया, जहाँ भी होता है 11 महीना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 11 महीना, हर 11 महीना में आपको ऐसे रेवेन्यू कर संतोष है, यानी कि आपसे सेटिस्फैक्शन सरकार हुआ कि आपकी सेवा बहुत अच्छा है, तो उसी संविदा को है जो कि 6 साल तक के लिए आपको, है ना, 11 महीने 11 महीने 11 महीना करके उसे 6 बार उसे बढ़ाएगा, ठीक है। यही आपको दिया गया है। अब कहता है होने वाली राशि उपलब्ध होने में से जो भी पहले हो सकता है वो अवधि के लिए विस्तृत किया जा सकता है। खैर, संविदा के आधारित व्यक्ति संवेग, हाँ, अब ये कहता है कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं वो आप सरकारी नहीं माना जाएंगे, ठीक है। अगर सरकार दूसरे को देता है सुविधा और आपको नहीं देता है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये सुविधा हमको भी मिलना चाहिए। उन लोग को डीए मिलता है, हर जून में या 2 बार बढ़ता है ना साल में, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, अब सिर्फ 15,000 रुपये मिलेगा, तो हर बार मिलेगा, हर महीने मिलेगा 15,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सरकार का डिपेंड करता है कि बढ़ाएगा या कांस्टेंट ही रखेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब आरक्षण देखिए, आरक्षण क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या एससी जो हो गए और एसटी जो हो गए, इनको है जो कि सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और वैलिड क्या होता है, सिर्फ 1 साल, है ना, सिर्फ 1 साल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बिहार के आवासी यानी कि निवास आपको जरूरी चाहिए, निवास आपको बहुत ज़रूरी, जाति होना चाहिए और निवास जरूरी होना चाहिए, और आपको 1 साल वाला ही चाहिए। 1 साल से अगर अधिक हो गया तो वो उस पर आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको जनरल काउंट कर लेगा, चाहे आप किसी भी जात के कहीं से भी आते हो, है ना, आपको जो भी हो वो वैलिड 1 ईयर का ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो झटाझट आप ऑनलाइन करिए और उसको बनवाइए, ठीक है। अगर नहीं है तो, अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, 1 साल का ही आपको कोई भी प्रमाण वैलिड होता है, प्रमाण पत्र वैलिड होता है, चाहे वो कास्ट हो, इनकम हो, रेजिडेंटियल हो, जो भी हो, ठीक है, आवास हो, इनकम हो और कास्ट हो, तो जो भी आपका है वो 3 पेपर मांगता है, वो तीनों का तीनों है। जैसे AWS का भी हो तो वही 1 साल का ही, जितना भी पेपर है आपको 1 साल का ही यहाँ पर वैलिड होगा। तो SC ST वाले को तो सिर्फ कास्ट चाहिए, और कास्ट के साथ क्या, इनकम तो नहीं लगता है, और आपका एक बिहार का निवासी वाला डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, द कास्ट और निवास प्रमाण पत्र SC ST वाले, ठीक है। अब हो गए BC और EBC, तो BC और EBC वाले को मैंने कि निवास तो जरूर चाहिए, निवास तो सारे बिहार वाले को चाहिए जितने फार्म भर रहे हैं वो, ठीक है, बाहर वाले को तो निवास की ज़रूरत है नहीं, तो निवास चाहिए। उसके बाद आपको NCL चाहिए, NCL, है ना, आपको कास्ट से ज़रूरत नहीं है, आपको कास्ट से नहीं, आपको NCL ज़रूरत है। ये NCL अब वो दोनों का दोनों है जो कि विदिन 1 ईयर होना चाहिए। इससे अगर एक्सटेंड कर गया तो आप नया बनवा लीजिए, नहीं तो आपको रिजर्वेशन से हटा देगा। AWS को AWS भी बनाते हैं तो AWS होना चाहिए, और प्लस आपको प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 1 ईयर का वैलिड होना चाहिए। ये आपको बस इतना ही दिया गया है, ठीक है। अगर क्लेम करते हैं रिजर्वेशन का तो, और नहीं करते हैं तो फिर नहीं होगा। सूची जाति यही अस्थायी प्रमाण पत्र, ये देखिए सारा वही चीज़ है ना, अस्थायी प्रमाण पत्र। अब इसमें कुछ है नहीं, मैं एक शॉर्टकट में बता दिया हूँ। क्या केवल जाति प्रमाण पत्र पीछे NCL, हाँ इसमें NCL चाहिए, वो 1 साल का है ना,
जो और क्रिमिनली नॉनेंशियल जो होता है वो ज़रूरी है। 4% जो आरक्षण होते हैं वो दिव्यांग का, यहाँ देखिए आप, ठीक है, 4% आरक्षण दे होता है, उसके लिए आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट जो आप लोग देते हैं वो आपको ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ से मांग रहा है, जो देखिए मेडिकल बोर्ड कहाँ से मांग रहा है, दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधित रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा विहित प्रमाण पत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का अनुसार दिव्यांग प्रमाण निश्चित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि 40% है ना से प्लस आपका जो रहेगा, तब अगर नीचे रहा तो आपको ये नहीं दे, आपको मैंने क्या आपको नहीं देगा, क्या नहीं देगा, रिजर्वेशन, ठीक है। 4% में वो काउंट नहीं करेगा, आपको जनरल में काउंट कर देगा। अब आपको वही ये स्वतंत्रता सेनानी वाले जो 2% में आते हैं वो। आवेदन का फीस क्या है, जो देखिए ऑनलाइन जब करने चाहिएगा तो समान यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के, पिछड़ा वर्ग यानी कि BC है ना, एक्सट्रीमली मैंने EBC और बीकस सेक्शन EWS सबको जो कि 500 लगेगा, ठीक है। और जो बिहार के बाहर भी है वो चाहे कुछ भी हैं, बिहार के अगर अदर स्टेट वाले हैं उनके भी 500। उसके बाद SC और ST जो बिहार के स्थायी निवासी है उसको 125 रुपया। अब वो अनारक्षित या किसी भी कैटेगरी के महिला हैं किसी भी और बिहार के निवासी तो 125, लेकिन बिहार के बाहर हैं वो चाहे महिला हो या पुरुष हो उनको कितना लगेगा, वो 500 रुपया ही लगेगा। और जो दिव्यांग हैं वो 125। और यहाँ पर ही स्वतंत्रता सेनानी को कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसका मतलब कि वो अगर पुरुष हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी वाले तो अलग अलग कैटेगरी के तो इसी में होंगे, और अगर महिला हैं तो फिर इसी में होंगे। महिला है तो 125 रुपये से ज़्यादा तो महिला कहीं लग ही नहीं रहा है, ठीक है। और पुरुष हैं तो समान और ये सब वर्ग में हैं तो आपको 500 रुपया, और बाकी SC ST में है तो 125 रुपया लगेगा, लेकिन बिहार का स्थायी होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें दिया गया है। अब ये एप्लीकेशन पता, अब रिटर्न में देखिए क्या है, जो आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा। 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, मैक्सिमम 80 मार्क्स का। अब मान लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या कि आप कैलकुलेशन के लिए 30 मार्क्स लाते हैं, सपोर्ट दैट 80 में से आपका 30 आता है तो 30 अगुने यहाँ पर 0.8 से गुना हो जाएगा, यानी कि 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 नंबर। यानी कि अप्लाई था 30 नंबर लेकिन आपको देगा कितना, 24 नंबर, यानी कि 6 नंबर क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी एग्जामिनेशन दीजिएगा, 5000 का है तो कम से कम तो 1 लाख तो जरूर दीजिएगा, 1-1.5 लाख वैकेंसी तो जरूर गिरेगा, तो सबका नंबर कमेगा, ठीक है। सबका नंबर 2 नंबर 4 नंबर जे जितना लाइए, जे जितना कम लाइएगा उनका ज़्यादा माइनस होगा, जे जितना ज़्यादा लाइएगा उनका उतना कम माइनस होगा। अब मान लेते हैं कि अब ये 30 के एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई है जो कि 60 लाया, ठीक है, तो 60 गुने 8, 8 छक कितना हो गया, 48। यहाँ पर देखिए ये तो और 12 नंबर कम गया, यानी कि कम में और कम और अधिक में अधिक, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें नहीं कमेगा क्योंकि ये 100 से अगर गुना करता तो नहीं कमता, लेकिन यहाँ 0.8 से जो कि गुना कर रहा है तो कमेगा, सबको कमेगा, सिर्फ आप ही का नहीं सबका, जितना भी इसमें हुआ जो। अब है जो कि जो एक यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि बाकी 20 नंबर कहाँ चला गया, तो 20 नंबर उसको डायरेक्ट मिलेगा जो कोविड के टाइम में वैकेंसी आया था, हर जिला में हर जगह से आया था, वहाँ पर ही 10, 20, 200, 100 काम कर रहे हैं। अगर वो ANM किए हुए हैं, और किए हुए थे क्योंकि ANM वाले को ही बहाली हुआ था 15,000 उन लोग को भी सैलरी मिल रहा है अभी भी, चाहे ज़्यादा ही मिल रहा है लेकिन मिल रहा था, ठीक है। कहीं कहीं 20,000 दे रहा तो ये मिल रहा है वैकेंसी। तो ये लोग अगर फार्म भरते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं जो कोविड के टाइम में है ना, उनको इमिडिएटली सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे लिया गया था, तो उनको 1 साल अगर हुआ है यानी कि 2020 से अगर कर रहे हैं अभी 5 है, तो इनको डायरेक्ट है जो कि मैक्सिमम 20 नंबर मिलेगा। यानी 1 साल अगर उनको हुआ है तो 5 नंबर, 2 साल अगर हुए हैं तो 10 नंबर, लेकिन ये मैक्सिमम 20 नंबर तक ही जाएगा। और 80 नंबर में जो लाए हैं, 80 में उधर जो लाए हैं वो
दूसरा चीज़ है वो प्लस 20 नंबर जो उनके ईयर हुआ है उनके अनुसार वो हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन वो सिस्टम है जो कि किसी का मार्क्स घट सकता है तो किसी का मार्क्स बढ़ सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा लफड़ा वाला सिस्टम है। इसमें ना आपको पता चलेगा ना किसी और को पता चलेगा। जो बढ़ा रहा है जो घटा रहा है वो सिर्फ वही जान सकता है कि किसको घटेगा किसको बढ़ेगा। जब रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उन्हीं को पता चलेगा कि मेरा बढ़ा मेरा घटा। ऐसे तो घटने का ही प्रथा यहाँ पर लगा दिया क्योंकि 0.8 से ही गुना कर रहा है तो ये हर कोई का घटेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में और कहीं ना घटा दे, ठीक है। इसीलिए कुछ कह नहीं सकते हैं कि कैसे क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब सीबीटी एग्जामिनेशन है जो कि ये होगा, सीबीटी एग्जामिनेशन के तरफ होगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट आपको एग्जामिनेशन होगा। प्रमाण पत्र में क्या क्या आपको देना है, तो प्रमाण पत्र में जो फार्म भर रहे हैं, ठीक है, कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फिलअप, देखिए जो फार्म आप भर रहे हैं उसको हमेशा सेफ रखिएगा, उसको प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये मांग रहा है वेरिफिकेशन के टाइम में। उसके बाद 2 फोटो आकार का जो कि रंगीन फ़ोटो जो है जो आप अपलोड करिएगा उसको रखिएगा। आधार कार्ड, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने पहचान पत्र में आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार दे रहे हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट पे रहता है वो, शैक्षणिक योग्यता 10वां और अंतिम डिग्री यानी कि एएनएम वाले, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आप किए हैं वो चाहिए। सक्षम प्राधिकृत निबंधन प्रमाण पत्र जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं वो। इसके बाद आप क्या क्या चाहिए, वो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनली एनसीएल जिसको बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र, ये सभी सारे चीज़ें आपको। दिव्यांग के लिए जो 40% से अधिक या 40% का जो दिखाए हैं क्लेम जो किए हैं वो। स्वतंत्रता सेनानी वाले जो आरक्षण होते हैं 2% के लिए क्लेम किए हैं वो। आप क्या होता है विभागीय, अगर कोई एक्सपीरियंस दिए हैं या अपना एज में छूट पाए हैं तो वो किस किस बेस पे छूट पाए हैं, है ना, एक्सपीरियंस वो दिखाइए। अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख जो भी आपको एक्स्ट्रा जो लगा रहे हैं वो सारे के सारे चाहिए, यानी बात ये सब, है ना। जो भी अपलोड कर रहे हैं वो अगर नहीं दिखाए तो आपका करेक्टरिया कैंडिडेट करेक्टरिया क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा और वो कहानी ख़त्म, आपको वहीं पर ही बाहर कर देगा। अब बहुत टाइटली लेता है वेरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। एक भी कागज़ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर हो जाता है तो अगर पुराना है या कोई चीज़ है तो हो सकता है कि आपको 7 दिन का टाइम आपको मेल करने के देगा, लेकिन पता नहीं आप लोगों को गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए हम देखें एक महिला का होल था रिजल्ट, और वो उसमें क्या था कि फादर के नाम से है जो कि क्या बनता है, फादर से बनता है आपको एनसीएल, ठीक है, वो एनसीएल है जो कि बना के रखा था हस्बैंड के नाम से, ठीक है, हस्बैंड के नाम से। तो उसको बोला था कि फादर के नाम पर बना के जमा नहीं मेल करिएगा, और ये मेल क्या था, इसका रिजल्ट है जो कि कैंसिल हुआ। मेल शायद उसको पहुंचा नहीं या फिर वो ध्यान दिया नहीं तो ये कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेल के बाद वो कुछ देता नहीं ना है रिसिप्ट। हाँ, हाथों हाथ जमा करिएगा तो शायद रिसिप्ट ले लीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ हमारा ही हुआ, तो नहीं हुआ था, ठीक है। अब वो अंक प्रमाण पत्र वो सभी जो अंतिम तिथि तक के है, 1 अगस्त तक के जो डेट मांगा है वो आपको देना ही देना पड़ेगा। बस इतना ही है। और ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। जाति प्रमाण पत्र सब कुछ बता दें, फर्जीवाड़ा से दूर रहिए, कोई गलत नहीं, एडिटिंग नहीं, नहीं तो आपको भरिए ना भरिए एग्जामिनेशन पास दे के मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा। इस देने समय फॉर्म भरने समय बढ़िया से देखिएगा, ओके। एक बार फाइनल सबमिट कर दिए तो फिर आपको एडिटिंग करने का, है ना, उसको सुधार करने का कोई नहीं। इसीलिए जो भी करना आपको पहले सोच समझ के आराम से शांति से फॉर्म भरिए। चलिए 14 से 18 तारीख का वेट करिए, 14 तारीख का, 14 से 18। चलिए अब अगर चैनल पे आए हैं नए लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसमें आउटसोर्सिंग प्राइवेट सारे वैकेंसी में सप्ताह में 1-2 सप्ताह में जो भी आता है मेरे पास वो मैं बताते चलाता जाता हूँ। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।